ठीक। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। कुछ एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी बताऊंगा, लेकिन वो सेशन के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जो चीजें आपके प्रैक्टिकली काम आएगी वो बिल्कुल एंड में बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में, राशिस के बारे में, कई चीजों के बारे में बताया। थोड़ा आपको मैं प्लैनेट्स के बारे में और बताता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को या नहीं? है विजिबल। यस। ठीक ठीक। अच्छा, आज हम बात करते हैं थोड़ा फिजिकल क्वालिटीज ऑफ प्लेनेट। वैसे तो प्लैनेट्स की बहुत होती है फिजिकल क्वालिटीज, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी मेडिसिन की भी बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ लेकेसिस, आप एकदम तुरंत दिमाग में आता है अगर लेकेसिस के बारे में बोला कि क्विक मेमोरी होगी, है ना, शार्पनेस ऑफ माइंड होगा, हॉट होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। ऐसे हर प्लैनेट्स के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमेशा हमें याद रहनी चाहिए। ठीक। अच्छा, सबसे पहले प्लैनेट आता है हमारा सन। सन के लिए आप हमेशा याद रखिए ये वर्ड्स: हीट, लाइट, पर्पस ऑफ लाइफ, प्लस फिजिकल एवोल्यूशन। आपने अक्सर सुना होगा कि इस इंसान के चेहरे से बहुत तेज झलकता है ना, या ये इंसान बहुत तेजस्वी है। तो अगर हम कहें हमें तेजस्वी सूर्य ही बनाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चलिए फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए सेकंड हाउस में सन है। ठीक है, कंसिडर कर लीजिए इस चीज को। अच्छा, क्या कोई मुझे ये बताएगा सेकंड हाउस की राशि क्या है? सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? तुला राशि। हाँ, तुला राशि। अच्छा, और तुला राशि का लॉर्ड कौन होता है? लिब्रा का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। शुक्र, वीनस। करेक्ट। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि हम बहुत लोगों का चेहरा देख के बोलते हैं कि इसके चेहरे में कितनी लाइट है, कितना तेजस्वी है ये। अगर किसी का सन सेकंड हाउस में बैठा है तो वो उसे कहीं ना कहीं चेहरे पे उसके ग्लो, उस तेजस्वी उसे बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा फेस। ठीक है, आज मैं आपको मून के बारे में पढ़ाऊंगा कि हर हाउस में वो क्या क्या करता है, वो लास्ट में। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल था ये। ऐसे ही हर प्लेनेट अलग अलग हाउस में जाके हमें अलग अलग रिजल्ट देता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सन हमें हीट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है, पर्पस ऑफ लाइफ। किसी भी इंसान की लाइफ का पर्पस अगर जानना हो तो आप ये देखिए आपका सन कहाँ है। ठीक। नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा मून। मून हमें प्रोवाइड करता है
मेंटल एवोल्यूशन। जितने भी आप ऐसे केसेस देखेंगे एमआर के, ऑटिज्म के, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं उनका मून एफ्लिक्टेड होगा ये, ठीक है, यानी कि मून पे कोई ना कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस आया जरूर होगा। अब ये सीपी के केसेस में नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के केसेस में ब्रेन डैमेज हुआ है, इस वजह से वो दिक्कत आई है। लेकिन जो ऑटिज्म है या फिर मेंटल रिटार्डेशन के केसेस है, वहां पे ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, ठीक, वहां पे एक इनिबिशन हुआ है, और इनिबिशन है इमोशंस का, और मैंने आपको बताया था मून हमारा इमोशंस सिग्निफाई करता है, ठीक है। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत काम आती है ये चीजें। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा मार्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मार्स हमें फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्रुटेलिटी प्रोवाइड करता है, फिजिकल फोर्स, स्ट्रेंथ, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर हमें प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्ट में और इंटेलिजेंस में, दोनों में डिफरेंस होता है। बराइटा कार्ब हमारा इंटेलिजेंट है बट इंटेलेक्चुअल नहीं है। लाइकोपोडियम इंटेलेक्चुअल है, लैकेसिस इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। जुपिटर हमें देता है इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन, प्लस ये हमसे यूनिवर्सल हार्मनी भी कराता है। जुपिटर यूनिवर्सल हार्मनी का मतलब होता है जगत कल्याण, क्योंकि देखिए जुपिटर है देवताओं के गुरु, तो ये जगत कल्याण ही करवाते हैं। वीनस है स्पेस, जितनी भी डिजायर्स है इंसान की, किसी भी तरह की जितनी डिजायर्स है वो सब वीनस है। किसी भी तरह की डिजायर हो आपकी, वो सब वीनस से गवर्न करता है, ठीक। फिर हमारा एक प्लेनेट है मरकरी। मरकरी हमें मैथमेटिकल बनाता है, प्लस इंटेलिजेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पॉइंटर बताया था, अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में आपको मरकरी कंबस्ट मिले तो आप आंख बंद करके मान सकते हैं उस बंदे का मैथ्स वीक होगा। जैसे हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लकैसे से लेकर अक्सर हम पूछते हैं कि आपका मैथ्स कैसा है, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है ना? तो मरकरी हमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देता है। जिसका मरकरी जितना स्ट्रांग होगा उसका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और जिसका मरकरी कंबस्ट होगा उसका मैथ्स उतना ही वीक होगा। अच्छा, ये कंबस्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? ये मैंने बताया था। अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए, मैं दोबारा बता सकता हूँ। दोबारा बता दीजिए। अच्छा हम्म कंबस्ट का मतलब होता है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जल जाना। और हमारे 9 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जो किसी को भी जला सकता है, और वो है सूर्य। तो सूर्य के नजदीक जो भी प्लैनेट जाता है वो कंबस्ट हो जाता है। तो कंबस्ट से इफेक्ट आता ये है कि उसे जो रिजल्ट देने होते हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाता। जैसे मरकरी को मैथ्स प्रोवाइड करना था, हमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देना था। अब जैसे यही चार्ट है, ठीक, इसमें आप देख रहे हैं सन है 16 डिग्री पे और मरकरी है 21 डिग्री पे।
यहाँ पे आर और सी लिखा है। सी का मतलब होता है कंबस्ट, ठीक है। तो इतना क्लोज है, यहाँ पे ये अपना इफेक्ट लूज कर चुका है मरकरी। तो अगर मैं इस बंदे का हॉरोस्कोप देख के बोलूं, मैं यही कहूंगा इस बंदे का मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। समझ आया? यस, आ गया। अब जैसे ये हॉरोस्कोप उठा ले, यहाँ पे भी सन मरकरी एक साथ है, लेकिन मरकरी कंबस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। सन है 0 डिग्री पे, मरकरी है 17 डिग्री पे। जनरली प्लैनेट्स कंबस्ट 7-8 डिग्री के रेंज पे होते हैं, यहाँ पे 17 डिग्री का फर्क है। तो ये कंबस्ट नहीं हुआ है मरकरी, यहाँ इस पर्सन का मैथ सही होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मरकरी के बाद आता है सैटर्न, जिसे हम कहते हैं शनि। सैटर्न हमें देता है टाइम एंड लाइफ प्रिंसिपल्स, क्योंकि शनि देव को हम बोलते हैं कर्म फल दाता। हमारे कर्मों का जो रिजल्ट होता है वो शनि देव ही देते हैं हमें, ठीक है। प्लस सैटर्न के लिए मैंने लास्ट टाइम एक चीज और बताई थी कि स्लोनेस सैटर्न ही लाता है, और कोई प्लेनेट नहीं लाता। प्लस सैटर्न हमारी नर्व को गवर्न करता है। अच्छा, कल ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक, बोन्स बर्निंग। देखिए, जो ये जो बर्निंग है, पहले इसे क्लियर बताता हूँ आपको। हमारे 4 टेस्ट होते हैं, बिटर, सोर, स्वीट, सॉल्टी। ये 4 ही टेस्ट है, ठीक है। मीठा, नमकीन, कड़वा और तीखा। जो बर्निंग है, बर्निंग टेस्ट नहीं है, वो एक सेंसेशन है। जैसे आप हरी मिर्च खाते हैं, आपको बहुत बर्निंग फील होती है ना, क्योंकि वो एक सेंसेशन है। जो सेंसेशन होते हैं वो हमारी नर्व्स प्रोवाइड करती है। अब जैसे रूब्रिक है बोन्स बर्निंग, तो वह हड्डियों में जलन नहीं होगी, हमारी बोन्स के ऊपर पेरियोस्टियम होती है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, पेरियोस्टियम पे हमारे नर्व की लेयर होती है ना, वही हमारे सेंसेशंस प्रोवाइड करती है। तो अगर पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है बर्निंग, तो वहां उसकी पेरियोस्टियम में है वो इशू, ना कि बोन में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेंसेशंस है ये सब नर्व के थ्रू आते हैं, और अगर नर्व के थ्रू आ रहे हैं तो ये सैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे राहु केतु। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, जितने भी हमारे डिल्यूजन्स है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, फोबियाज है, ये सब देते हैं राहु, ठीक है। और केतु देते हैं डिटैचमेंट, सेपरेशन, है ना, क्योंकि केतु हमें सीधा मोक्ष प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर एक वर्ड यूज किया जाए वो है डिस्ट्रक्टिव फोर्स। अगर राहु मून के साथ बैठ जाए, मतलब कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो सीधा फोबिया की स्टेट में ले आता है। अभी मैं आपको लेक्चर के एंड में कई अच्छी चीजें बताऊंगा कि कैसे किसी पेशेंट में आप ये पकड़ सकते हैं कि हिस्टेरिकल है या नहीं है, या मेंटली वीक है या नहीं है। वो बिल्कुल एंड में बताऊंगा, वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया प्लैनेट्स का, ठीक है। मैंने एक, हाँ, लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज और बताई थी, ट्रिक हाउसेस। क्या मुझे कोई बताएगा ट्रिक हाउसेस कौन से होते हैं, अगर याद हो? 6, 8 और 12, इन्हें कहा जाता है ट्रिक हाउस। ट्रिक हाउस का मतलब होता है हाउस ऑफ डिजीज, ठीक है। देखिए, मैंने एक चीज बताई थी, जो 6th हाउस होता है, क्या मुझे कोई ये बताएगा? एक मिनट, इस वाले में, हाँ, हाँ। क्या मुझे कोई बताएगा 6th हाउस में राशि कौन सी है? मकर, कैप्रिकॉन। यस, कैप्रिकॉन।
एंड 12th हाउस में Pisces. 12th हाउस 12th हाउस में 4 है ना, कैंसर। Cancer. कैंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 6, 8 और 12 इन 3 हाउसेस को हम त्रिक हाउस कहते हैं, मतलब हाउस ऑफ डिजीज। आप लोग अक्सर अपनी केस टेकिंग में क्वेश्चन जरूर पूछते होंगे कि आपकी ऐसी क्या एज रही है जब तक आप बिल्कुल हेल्दी रहे होंगे, है ना। और आप लोगों ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि 100 में से 20% पेशेंट ये जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कभी हेल्दी रहे ही नहीं, हमेशा बीमार रहे, कभी कोई ना कोई बीमारी रही है, हम तो कभी पता ही नहीं कब हेल्दी रहे। ये अक्सर आपको मिला जरूर होगा कभी ना कभी। तो ऐसे लोगों के 6th, 8th और 12th हाउस यानी कि त्रिक हाउस में का लॉर्ड, यानी कि त्रिक हाउस का लॉर्ड क्या होगा, जो त्रिक हाउस की राशि है उसका लॉर्ड, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं 10, 12 और 4 का लॉर्ड, ये यहाँ पे 10th का लॉर्ड कौन होगा, कोई बताएगा मुझे। Saturn. सैटर्न। एंड 12th का यानी कि 8th हाउस का Jupiter. जुपिटर। एंड Jupiter. हाँ जुपिटर। एंड 12th हाउस Moon. मून। Saturn. Yeah, मून moon, नहीं, moon, मून, moon. ठीक है ना। तो 6th, 8th, 12th हाउस, जब इनका लॉर्ड आपके लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस से एसोसिएटेड होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी हेल्थ इन जनरल, हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ इन जनरल। तो अगर हमारे 6, 8, 12 का स्वामी फर्स्ट हाउस में हो, या फर्स्ट हाउस से किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हो, तो ऐसे लोग कभी हेल्दी नहीं रहते, कोई ना कोई उन्हें बीमारी लगी रहती है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा आपको ऐसे पेशेंट, जो लोग प्रैक्टिस में है उन्हें मिली जरूर होगी ऐसे पेशेंट कभी ना कभी, जो बोलते होंगे कि हम कभी हेल्दी रहे ही नहीं, कभी ना कभी हमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ठीक। अच्छा, अगर हम इन 3 हाउस को इंडिविजुअल बोले, 6th हाउस, एच का मतलब हाउस है यहाँ पे, ठीक है ना, 6th हाउस एंड 6th हाउस लॉर्ड, एच एल का मतलब हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं 6th हाउस लॉर्ड, 6th हाउस है मेरा ये वाला, ठीक है। और इसका हाउस लॉर्ड कौन होगा, यानी कि 10th राशि का लॉर्ड यानी कि सैटर्न। तो मेरा यहाँ 6th हाउस लॉर्ड है Saturn. सैटर्न। ये चीज अच्छे से पहले समझिए हाउस लॉर्ड क्या होता है। अच्छा मुझे कोई ये बताइए, थर्ड हाउस लॉर्ड कौन सा है, अगर मैं बोलूं थर्ड हाउस लॉर्ड, तो थर्ड हाउस लॉर्ड कौन है। Shukra. शुक्र. शुक्र, गुड। 9th हाउस लॉर्ड, बृहस्पति. 9th हाउस लॉर्ड, नाइन्थ, 9th हाउस लॉर्ड Mars. मंगल. मंगल. मंगल, करेक्ट। देखिए क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, आप अपना एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले बेसिक बहुत स्ट्रांग करिए, ठीक है ना। एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी बहुत इजीली आ जाएगी। अच्छा, मुझे कोई 11th हाउस का बताइए, 11th हाउस लॉर्ड कौन है। बुध. बुध, ठीक है। किसी को हाउस लॉर्ड में कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि हाउस लॉर्ड निकाला कैसे जाता है, किसी को कोई भी डाउट है कि हाउस लॉर्ड निकाला कैसे जाता है। नहीं, ओके, ठीक। सो 6th हाउस एंड 6th हाउस लॉर्ड indicates
डिजीज इन जनरल, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिजीज इन जनरल, कि अगर हम बोले हमें इन जनरल देखना है इस बंदे की क्या क्या लाइफ में डिजीज, तो वो सिक्स हाउस और सिक्स हाउस लॉर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। एट्थ हाउस एंड एट्थ हाउस लॉर्ड ये इंडिकेट करते हैं क्रॉनिसिटी या फिर इनक्यूरेबल डिजीजेस। ठीक है। प्लस डेथ। ठीक है, डेथ आपकी ट्वेल्थ हाउस से भी देखी जाती है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस की डेथ में और एट्थ हाउस की डेथ में फर्क क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको। ये है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड ये इंडिकेट करता है आपका सफरिंग, हॉस्पिटलाइजेशन। जो ट्वेल्थ डेथ ट्वेल्थ हाउस भी इंडिकेट करता है, लेकिन जो ट्वेल्थ हाउस की डेथ होगी वो बहुत सफर कर करके, कहते हैं ना बहुत सफर कर करके मरना, वो ट्वेल्थ हाउस इंडिकेट करेगा। जबकि जो एट्थ हाउस होगी वो हमारी डेथ इन जनरल रिप्रेजेंट करेगा, कि चाहे एकदम अचानक से डेथ हो गई। मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, एट्थ हाउस हमें देता है सडननेस, प्लस एट्थ हाउस हमें प्रोवाइड करता है ऑकल्टनेस। कोई भी चीज जो ऑकल्ट होती है यानी कि जो छुपी हुई होती है, वो सब एट्थ हाउस इंडिकेट करता है। कि जैसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई किसी की, है ना, एकदम सडन डेथ हो गई पता ही नहीं चला, वो सब एट्थ हाउस इंडिकेट करता है। तो सिक्स, एट और ट्वेल्थ हाउस अगर एक्टिवेट हुए या इनका हाउस लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ, तो ऐसे लोग कभी भी हेल्दी नहीं रहते। ठीक है। हाँ, फर्क पड़ता है, सिक्स हाउस लॉर्ड बैठेगा तो क्या होगा, एट्थ हाउस लॉर्ड बैठेगा तो क्या होगा, ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड बैठेगा तो क्या होगा, वो बात की चीजें हैं। लेकिन इन जनरल आप अगर ये याद रखिए, त्रिक हाउस और त्रिक हाउस के लॉर्ड यानी 6 8 12 और 6 8 12 के लॉर्ड अगर लग्न में बैठ गए तो आपको बीमारी देंगे लाइफ टाइम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है ये। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, त्रिदोष। ये त्रिदोष का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। ये उनके हिसाब से हमारी बॉडी में, उन आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी बॉडी में तीन ह्यूमर होते हैं। ठीक है। और उन तीन ह्यूमर में अगर किसी भी तरह का कोई भी इम्बैलेंस होता है तो डिजीज आती है। इन ह्यूमर के आपने नाम सुने होंगे मुझे लगता है, वात, पित्त और कफ। ये तो आपने जरूर सुना होगा, पित्त। बहुत लोग बोलते हैं मैं पित्त की उल्टी हो रही है, पित्त की उल्टी हो रही है ना, जिसे हम रूब्रिक उठाते हैं बाइलियस वॉमिटिंग। पित्त है हमारा बाइल, वात है हमारा विंड, ठीक है, एंड कफ है हमारा फ्लैग, फ्लैग। ठीक है। एक मिनट में, एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट।
अच्छा, हम लोग थे, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। ओके, तो हम कफ पे थे। कफ है हमारा फ्लैगम, ठीक है। ये हमारे तीन तरह के ह्यूमन होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा में यही चीजें ठीक की जाती है, लेकिन हमारा होम्योपैथी में इसका यूज क्या है, हम बात उस पे करेंगे। जैसे अब ये तीन दोष है, ठीक है, वात पित्त कफ। वात हमारे प्रोड्यूस करता है डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल, हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब वात रोग होते हैं, ठीक है। प्लस जितने भी जॉइंट्स डिसऑर्डर होते हैं चाहे किसी भी तरह का हो, वो सब वात रिप्रेजेंट करता है। जो पित्त है, पित्त रिप्रेजेंट करता है हमारा इन्फ्लामेशन, फीवर, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और हीट इन बॉडी, ये सब हमारा पित्त है, ठीक है। और जो कफ है, कफ रिप्रेजेंट करता है हमारा रेस्पिरेटरी, ठीक है, कोल्ड, कफ, लंग्स, ये सब हमारा कफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसमें इतना जानना है कि कौन से प्लेनेट वात का ह्यूमर रखते हैं, कौन से पित्त का, कौन से कफ का, हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। क्योंकि इससे हमें ये आइडिया रहेगा, जैसे जब हम कभी हॉरोस्कोप देखेंगे, हमें सपोज लगा कि इस पर्सन के हॉरोस्कोप में इसका मार्स कमजोर है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर इसका मार्स कमजोर है, मार्स रिप्रेजेंट करता है पित्त को, तो यानी कि इसे पित्त से रिलेटेड डिजीज होगी। या इसे अगर हम उल्टा समझे, कोई पेशेंट आए आपके पास, उसे बहुत ज्यादा लीवर ट्रबल हो रहा है या बहुत वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, उसका फीवर नहीं उतर रहा है, तो आपको क्लियर हुआ कि इसका पित्त गड़बड़ है ना। आपने हॉरोस्कोप खोल के देखा, तो आपको ये पता है कि मेरे दो तीन प्लैनेट्स ही है जिनमें पित्त होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जब आप मेडिसिन देंगे तो वो उसे ठीक करेगी, ठीक है। हालांकि ये चीजें बहुत बाद की है, लेकिन पहले आपको बेसिक जानना चाहिए कि वात पित्त कफ क्या होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, कौन से प्लैनेट कौन सा ह्यूमर रखते हैं। मार्स और सन, इनमें होता है पित्त, ठीक है। शनि, सैटर्न, सैटर्न को ऐसे आप पता ही होगा, सबसे कोल्ड प्लेनेट सैटर्न है ना। तो सैटर्न हमें देता है वात, ठीक है। मून, मून शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। और इतना आपको भी पता है, अगर इतना ज्यादा शीतलता यानी कि थोड़ा ठंडक, और ठंडक लगेगी तो अपने आप कफ होगा। मरकरी, मरकरी में तीनों होते हैं, ऑल थ्री, यानी कि वात पित्त कफ तीनों होगा मरकरी में, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर में पित्त और कफ, ये दोनों होता है, ठीक है। वीनस में वात और कफ, ये दोनों होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये जब आप आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ये सब काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर अब, ठीक। अच्छा, अभी मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी और चीजें बताता हूँ, क्योंकि हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो हमें उससे रिलेटेड ही चीजें जाननी चाहिए। सन, सन रिप्रेजेंट करता है हमारा
हार्ट, हमारी बोन्स, बाइल, स्टमक। जिन लोगों को जीआरडी की समस्या होती है या बहुत एक्सट्रीम एसिडिटी होती है, अक्सर उनका सन पीड़ित होता है कहीं ना कहीं, सन या फिर फिफ्थ हाउस। ठीक है, सन रिप्रेजेंट करता है हमारा राइट आई। ठीक है, सन रिप्रेजेंट करता है बर्न, सन रिप्रेजेंट करता है सर्जरी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सर्जरी के लिए कौन कौन से प्लेनेट बताए थे मैंने आपको? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मार्स राकेश करके, मार्स राहु केतु सैटर्न, ये चार प्लेनेट होते हैं जो हमारे सर्जरी के लिए होते हैं। मार्स राकेश करके याद रखिएगा। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट प्लेनेट आता है मून। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स, लिम्फ। हम यहाँ पे ब्लड नहीं बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है वो रिप्रेजेंट करता है मार्स से। तो अगर हम ब्लड का प्लाज्मा बोले, वो रिप्रेजेंट होगा मून से। मून रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट आई। ठीक है, मून रिप्रेजेंट करता है माइंड, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब मून रिप्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट, जितने भी साइकाइट्रिक डिजीजेस होते हैं सबका आपको चंद्रमा पीड़ित दिखेगा, कहीं ना कहीं उस पे इन्फ्लुएंस मिलेंगे। ठीक है, मेंसेस, जितने भी मेंस्ट्रुअल ट्रबल होते हैं सब में आपका मून गड़बड़ होता है, मून और मार्स। क्यों? क्योंकि मार्स है हमारा ब्लड का रेड पार्ट, ठीक है ना, और मून है हमारा फ्लूइड। प्लस मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारा जो मून है वो एक राशि क्रॉस करने में 2.25 दिन लेता है, एंड 12 राशि या एक हॉरोस्कोप कंप्लीट करने में लगभग 27 दिन लेता है। और यही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी मून से ही गवर्न होती है। कभी भी आप जैसे कोई इस तरह का केस डील कर रहे हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, तो ये चीज जरूर पूछा करिए कि जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है उससे 2 दिन पहले, उस दिन और 2 दिन बाद क्या कोई ट्रबल होता है या नहीं। अगर आपको किसी केस में मिलता है ऐसा ट्रबल, तो बोगर सर ने की बुक है मून फेजेस, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर मून से रिलेटेड आपको, सिर्फ मेंसेस ही नहीं, मून से रिलेटेड आपको कभी किसी केस में कोई पॉइंट मिले ऐसा जहाँ पे मून से एसोसिएटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट आपके जितने ऐसे केसेस होते हैं ऑटिज्म के, मेंटल रिटार्डेशन के, उनमें काफी हेल्प करेगी। मेरा एक केस था मेंटल रिटार्डेशन का, वो ल्यूना से निकला था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्लेनेट आता है मार्स। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारा रेडनेस। अब रेडनेस आप उसे हीमोग्लोबिन में ले लीजिए। ठीक है, मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारा आयरन, मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारा हेड। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर किसी का के फर्स्ट हाउस पे, यानी कि लग्न पे मार्स का इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस का मतलब एस्पेक्ट हो, दृष्टि,
ठीक है, मार्स की दृष्टि हो या मार्स खुद बैठा हो फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोग हेड इंजरी के लिए प्रोन होते हैं। ठीक। हेड, बोन मैरो, ये सब मार्स गवर्न करता है। बाइल, बाइल के लिए मैंने दो बताए थे ना अभी आपको ऊपर, सन और मार्स, ये दोनों हमारे बाइल के लिए है। हमारी बॉडी का मस्कुलेचर, ये मार्स रिप्रेजेंट करता है। अगर इसे भी हम और स्पेसिफाई करें तो हमारी बॉडी में मसल्स, वो मार्स रिप्रेजेंट करेगा, एंड बोन्स, वो सन रिप्रेजेंट करेगा। एंडोमेट्रियम, देखिए अभी मैंने आपको बोला था ना कि मेंसेस के लिए आपको दो प्लेनेट हमेशा ध्यान में देने होंगे, मून और मार्स। मार्स हमारा एंडोमेट्रियम है। ठीक है। एक्सीडेंट्स, सर्जरी, हाई बीपी, मिसकैरेजेस, ये सब मार्स गवर्न करता है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा मरकरी। मरकरी रिप्रेजेंट करता है हमारा फोरहेड, हमारा थ्रोट, हमारी स्पीच, हमारी वॉइस। ठीक है। हमारी स्किन, लंग्स, इम्पोर्टेंस, ये सब मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ये सब कौन सा प्लेनेट क्या करता है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में फैट, हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, डायबिटीज। डायबिटीज के लिए दो प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं, जुपिटर और वीनस। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। वीनस, वीनस डायबिटीज तो हो ही गया, इसके साथ साथ जेनाइटो यूरिनरी, पूरा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हमारा वीनस गवर्न करता है। जितने भी वेनरियल डिजीज होती है वो सब वीनस से होती है। अच्छा एक चीज, आपको भी मैंने ऊपर बताया था, सन रिप्रेजेंट करता है हमारी राइट आई और मून रिप्रेजेंट करता है हमारी लेफ्ट आई। ठीक है, लेकिन विजन, या जिसे मैं बोलूं आईसाइट, वो देते हैं हमारे वीनस। इसमें देखिए समझने की चीज ये है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, हम्म, उसके लेफ्ट आई या राइट आई के स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो रही है, तब वहां आप सन या मून देखेंगे। लेकिन ऐसा पेशेंट आया जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है लेकिन विजन में गड़बड़ है, तब वहां आप वीनस कंसिडर करेंगे। ठीक है। सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, सेक्सुअल परवर्जन, ठीक है, हमारा अपेंडिक्स, ये सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब वीनस करवाता है। हमारे किडनी स्टोन्स, ये भी वीनस कराता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे करके याद करिए। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न के लिए हमेशा याद रखिएगा स्लोनेस, नर्व्स,
लिम्फेटिक्स, ये सब शनि करवाता है। नी, नी भी हमारे सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। पैरालिसिस, पैरालिसिस भी क्या है हमारा, वहां पे भी नर्व इन्वॉल्वमेंट है। एम्प्यूटेशन, हाँ, सैटर्न के लिए एक चीज बोली जाती है हमेशा, सैटर्न हमेशा हमें सफरिंग प्रोवाइड करते हैं, डेथ नहीं। शनि हमेशा हमें सफरिंग देंगे, दुख देंगे, लेकिन कभी मौत नहीं देंगे। डेथ के लिए मार्स, राहु, केतु, ये तीन प्लेनेट हमें डेथ देते हैं, लेकिन सैटर्न डेथ नहीं देते, वो सफरिंग देंगे। हालांकि वो सफरिंग इतनी ज्यादा होगी कि आपको लगेगा कि डेथ मेरे लिए बेटर है, लेकिन डेथ नहीं होगी वो, क्योंकि ये सब कहानियां आपने सुनी होंगी, वो कर्म फल दाता है, वो कर्मों का हिसाब देते हैं, करते हैं। ठीक है। सैटर्न देता है हमें सैडनेस, मेलानकोली, ठीक है, फैटीग, लेकिन पॉजिटिविटी क्या है इसमें, वो हमें देता है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब लंबी उम्र, ठीक है। प्लस मैंने बताया था आपको, क्रॉनिसिटी के लिए दो प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं, सैटर्न और केतु, ठीक है। फिर आते हैं राहु। राहु हमें देते हैं डिल्यूजन, जितने भी आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब राहु है, ठीक है। अगर आपका राहु और मून का एक कॉम्बिनेशन बनता है, राहु और मून आपका एक किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखें एक साथ प्लेस है, तो उस पर्सन में फोबिया जरूर होगा, ठीक है। स्नेक बाइट, ये भी राहु ही देता है। प्लस क्रॉनिसिटी एंड, ये अभी आपको ऊपर बताया ही था, दो प्लेनेट देते हैं। ठीक। अब आते हैं केतु। केतु के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, डिटैचमेंट, या जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोलिए आप, सेपरेशन। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप अपना ही हॉरोस्कोप खोल के देखिएगा या किसी का भी, केतु जहां पे भी बैठा होगा, उस चीज से रिलेटेड आपको सेपरेशन या डिटैचमेंट जरूर रहेगा, या बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा, जहां पे भी केतु होगा। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ रहती है प्रॉब्लम, और हर किसी की लाइफ में, हॉरोस्कोप आप देखेंगे, केतु हर किसी का हॉरोस्कोप में मिलेगा। ये देता है हमें डिटैचमेंट, या बोले हम सेपरेशन, ठीक है। जितने हमारे पैरासाइट्स होते हैं, या हेलमिन हेलमिन्स होते हैं जितने, वो सब केतु है। इन्फेक्टिव डिजीजेस होती है, वो सब केतु है। सर्जरी के लिए भी केतु है, ठीक है। ये आपके प्लेनेट से एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जो अभी एज अ बिगनर आप याद रखिए कि कौन सा प्लेनेट क्या क्या गवर्न करता है, उनके क्या क्या रोल है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटे से एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे आता हूँ। ये आपका सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ही होगा पार्ट, अब इसमें होम्योपैथी का इतना नहीं होगा। अच्छा, जैसे अभी हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, ये तो बहुत बेकार है भी हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा पहले के टाइम पे जब गुरुकुल हुआ करते थे, उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम हो हुआ करता था, वो आपका मेरिट के बेसिस पे होता था, ठीक। तो वहां पे होता क्या था, बनाया हुआ था ऐसा सिस्टम, पहले सबको ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, ठीक है। ग्रंथ कौन से होते हैं, जैसे महाभारत, रामायण,
श्रीमद् भगवत गीता, ये सब आपके ग्रंथ हैं। हम्म। ग्रंथ पहले पूरी आम पब्लिक को पढ़ाया जाता था, ठीक है। फिर उन ग्रंथों को पढ़ के जो उनमें से स्कॉलर निकलते थे, उन्हें पढ़ाए जाते थे पुराण। ये मैं आपको एजुकेशन सिस्टम बता रहा हूँ जो हमारा पहले होता था। हमारे पुराण 18 है। जैसे कुछ पुराणों के नाम आपने सुने होंगे, विष्णु पुराण, शिव पुराण। अच्छा, अब जैसे शिव पुराण है, आप में से जो लोग केदारनाथ गए होंगे, केदारनाथ का सबसे पहले जिक्र शिव पुराण में ही आया था। वराह पुराण, एक होता है हमारा गरुड़ पुराण, एक होता है हमारा वायु पुराण, ठीक है। इस ऐसे 18 पुराण है हमारे। फिर इन पुराणों में से पढ़ के जो स्कॉलर्स निकलते थे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो पुराण है इन सबको लिखा था महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है। इन पुराणों को पढ़ के जो स्कॉलर्स निकलते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था उपनिषद। उपनिषद हमारे टोटल 13 है। जैसे एक उपनिषद का आपने नाम सुना होगा, तैत्तरीय उपनिषद, ये वो सबसे कॉमन है, ठीक है। एक उपनिषद हमारा मंडूका है, जैसा आपने सुना होगा मंडूकासन, ये यहीं से निकले हैं। जो योगा भी है पूरा यहीं से निकला है, उपनिषदों से। फिर जो उपनिषद में स्कॉलर निकलता था, उन्हें पढ़ाए जाते थे वेदास। वेद हमारे 4 है। जो वेद के क्रिएटर, क्रिएटर बोला जाता है ब्रह्मा जी को, है ना। और वेदों को कंपाइल जिन्होंने किया है वो है वेद व्यास जी, और पाराशर ऋषि के साथ उन्होंने कंपाइल किया था वेदों को। जैसे अगर हम होम्योपैथी की बात करें, हमारी सबसे पहली रिपर्टरी लिखी थी बॉयलिंगहॉसन सर ने, उन्हें हम फादर ऑफ रिपर्टरी कहते हैं। लेकिन जो वर्क था वो हैनिमैन सर का था। हैनिमैन सर ने हैनिमैन सर के 2 डिसाइपल रहे थे, जार सर और बॉयनिगॉसन सर। तो उन्होंने सबसे पहले जार सर को दिया था ये काम, लेकिन वो कंपाइल नहीं कर पाए थे वर्क। तो फिर बॉयनिगॉसन सर ने हैनिमैन सर की जो पोएट्री का वर्क था, प्लस उन्होंने अपना अपना भी एक्सपीरियंस डाला, वो सब उन्होंने कंबाइन करके रिपर्टरी लिखी थी सबसे पहली। तभी उन्हें फादर ऑफ रिपर्टरी कहा जाता है। खैर, तो हमारे 4 वेदास है, ठीक है। नाम आप लोगों ने पढ़े ही होंगे या सुने होंगे। ऋग्वेद, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। वेद का बेसिकली मतलब होता है, अगर वेद का मतलब जानना चाहें, नॉलेज, ठीक है। तो ऋग्वेद हमें देता है नॉलेज ऑफ वर्सेस, ठीक है। फिर है हमारा सामवेद। सामवेद हमें देता है नॉलेज ऑफ मंत्रास प्लस मेलोडीज। उस टाइम पे जो म्यूजिक होता था वो सब ये सामवेद में आता है, ठीक। फिर आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद हमें देता है नॉलेज ऑफ वर्शिप एंड रिचुअल्स। जितने भी पूजा करने का तरीका है या जितने भी रिचुअल्स है, वो सब यजुर्वेद में है। जो ओरिजिनल रिचुअल्स है, ओरिजिनल वर्शिप के तरीके हैं, वो सब यजुर्वेद में है। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड है, तो सीधा यजुर्वेद पढ़ने की कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल क्या है। एंड अतर्वेद, अतर्वेद है नॉलेज ऑफ हीलिंग। इसमें हमारा मेडिसिन का पार्ट भी आता है। हमारा जो आयुर्वेदा है वो अतर्वेद से निकला है।
एंड जो एस्ट्रोलॉजी है वो दो वेदों से निकली है, ऋग्वेद एंड सामवेद। ये बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था, बाकी इसका आपका प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो मैं कहूंगा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आप लोगों ने जैसे पहले लेक्चर्स किए होंगे, तो ये वर्ड सुना होगा आपने, काल पुरुष की कुंडली या काल पुरुष, ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने। थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, काल पुरुष का मतलब क्या होता है। सी, काल पुरुष काल पुरुष बेसिकली एक डिवाइन सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, जिसे हमने एस 12 हाउसेस में या 12 राशियों में बांट दिया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये जो हॉरोस्कोप है आप अभी देख रहे होंगे, ये है काल पुरुष की कुंडली, इसे कहा जाता है। मतलब कि जब हमने एस्ट्रोलॉजी बिगिन हुई, सबसे पहला जो हॉरोस्कोप है वो है काल पुरुष। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब सन का मूवमेंट पढ़ाया था, उसमें सन का मूवमेंट हमारा इक्वेटर से शुरू होता है 0 डिग्री से, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ। तो उस वक्त सन हमारा एरीज से राइज होता है। तो जो अगर एक काल पुरुष की कुंडली है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, तो कई चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था, हाउसेस फिक्स्ड होते हैं, तो ये जो नंबर लिखे हैं ना भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हाउस नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो राशि, ये राशि लिखी हुई है, एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर, तो ये काल पुरुष की कुंडली है। आप हमेशा इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगर जो चीज फर्स्ट हाउस के लिए होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरा हेड, तो एरीज भी रिप्रेजेंट करेगा मेरा हेड। तो अगर मुझे किसी के ये देखना है कि इसके हेड पे एफ्लिक्शन है या नहीं, तो मैं दो चीजें देखूंगा। पहला, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस लॉर्ड पे क्या इफेक्ट है। दूसरा, एरीज पे क्या इफेक्ट है। ये चीज समझ रहे हैं आप? इसमें डाउट है किसी को? फिर एक बार फिर से बताइए। देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है। आपके पास ऐसे हॉरोस्कोप नहीं आएगा, आपके पास हॉरोस्कोप आएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल कुंडली है, सबसे पहली जो हम बनाई गई थी फॉर स्टडी, ये है काल पुरुष की कुंडली, ठीक है। इसमें हाउसेस फिक्स्ड है और ये राशि को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो चीज फर्स्ट हाउस के लिए होगी, वही सेम चीज एरीज के लिए होगी। जो चीज सेवेंथ हाउस के लिए होगी, वही चीज लिब्रा के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरा पेल्विस, हम्म तो लिब्रा भी मेरा रिप्रेजेंट करेगा पेल्विस। एर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरा ऑकल्ट चीजें, ठीक है, या मैं कहूं जेनाइटल्स, तो स्कॉर्पियो भी मेरा रिप्रेजेंट करेगा जेनाइटल्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, अब जैसे ये हॉरोस्कोप है, ठीक है। अगर मैं इस हॉरोस्कोप की बात करूं, अभी सिर्फ आप एर्थ हाउस से एसोसिएटेड देखिएगा, ठीक है। मुझे ये देखना है कि एर्थ हाउस से रिलेटेड इस इंसान को कोई दिक्कत होगी या नहीं। सबसे पहले मैंने देखा एर्थ हाउस,
कि एट्थ हाउस पे कोई प्लेनेट है, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। अब मैंने देखा एट्थ हाउस पे किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है। क्या कोई मुझे बताएगा एट्थ हाउस पे किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है या नहीं? देखिए, एस्पेक्ट्स की तो पढ़ाई थे ना मैंने। एट्थ हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट है, मार्स का होता है फोर्थ एस्पेक्ट, 1 2 3 4। तो एट्थ हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट है, पहली चीज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, काल पुरुष में जो चीज मेरे एट्थ हाउस के लिए होगी वही चीज मेरे स्कॉर्पियो के लिए होगी। अब मेरी स्कॉर्पियो राशि है ये रही, फोर्थ हाउस में, ठीक है। फोर्थ हाउस में मेरे सन भी बैठे हैं और मरकरी हो चुका है कंबस्ट, यानी कि मरकरी है वीक। तो मैं अगर मेनली सन को देखूं, सन का इफेक्ट है एर्थ हाउस पे, ठीक है। तो यानी कि दो दो फायरी प्लैनेट्स, दो दो पिथ वाले प्लैनेट मार्स और सन, दोनों का हमारे एर्थ पे इफेक्ट है। तो यानी कि इस इंसान को जेनाइटल्स से रिलेटेड या जेनाइटो यूरिनरी कोई ट्रबल है, इन्फ्लामेशन है किसी तरह का। ये चीज समझे आप या नहीं? हाँ यस सर, आ गई समझ। ये सब अभी आप बहुत आगे के पार्ट है, मैंने अभी जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं, इस तरीके से चीजें समझिए। ये देखिए काल पुरुष की कुंडली है, तो जो चीज मेरे फर्स्ट हाउस के लिए होगी वो चीज मेरे एरीज के लिए भी होगी, जो चीज मेरे एर्थ हाउस के लिए है वो चीज मेरी स्कॉर्पियो के लिए भी है, ठीक है। चलिए, अब इसे मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको। जैसे हेलो, आपको जेनेटो यूरिनरी डिजीज कैसे होगी वो समझ में नहीं आया मुझे। एर्थ हाउस हमारा जना एर्थ हाउस का मैंने बताया था ना, एर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी सारी ऑक्यूल्ट चीजें, छुपी हुई चीजें, है ना। तो जो जेनाइटल्स होते हैं वो भी हमारे एर्थ हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने, हाँ है ना, हाँ। तो वो एर्थ हाउस से रिप्रेजेंट होगा। और स्कॉर्पियो, इस ये देखिए दिखाता हूँ, एक मिनट, और ये देखिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक, वृश्चिक, ये हमारे जेनाइटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ तो यानी कि एर्थ हाउस और स्कॉर्पियो, ये दोनों हमारे जेनाइटल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि एर्थ हाउस जिस जिस चीज पे वर्क करेगा या जिस जिस चीज के लिए एर्थ हाउस होता है, उन उन चीज के लिए मेरी स्कॉर्पियो भी होगी। तो मुझे इससे बस फायदा ये है, मुझे कम से कम चीजें रटनी पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं रटना पड़ेगा कि वृश्चिक मेरा जेनाइटल्स रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे पता है मेरा एर्थ हाउस जेनाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे अपना आप याद होगा वृश्चिक है एर्थ हाउस। समझे आप? जैसे ये देखिए, एक मिनट, अब जैसे हम थोड़ा यहाँ नीचे आए, ये रहा मकर, मकर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है नी, ठीक है, घुटने। और मैंने अभी बताया था टेंथ हाउस भी रिप्रेजेंट करता है हमारा नी। क्लियर हुआ कुछ? जैसे यहाँ पे नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी थाइज, या धनु है, धनु भी रिप्रेजेंट करेगा हमारी थाइज। क्लियर हुआ या अभी भी डाउट? क्लियर हो गया। ठीक, चलिए इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक एक राशि का करके बताता हूँ वो क्या क्या इंडिकेट करती है। सबसे पहली राशि होती है हमारी नंबर वन। नंबर वन राशि कौन सी है?
एरीज एरीज। एरीज हाँ, एरीज रिप्रेजेंट करता है हमारा हेड, ब्रेन, क्रेनियम। क्या ये सारी चीजें हमारा फर्स्ट हाउस भी रिप्रेजेंट करता है? मैंने यही चीजें बताई होगी फर्स्ट हाउस के लिए भी आपको, बताई थी या नहीं? हेलो, यस ठीक है। तो सेम चीज एरीज के लिए भी है। अब सेकंड सेकंड राशि है हमारी टॉरस। टॉरस रिप्रेजेंट करेगा हमारा फेस, राइट आई, लैरिंग्स, फेशियल, फेशियल बोन्स। ठीक है। अब हमारा थर्ड यानी कि जेमिनी, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे शोल्डर, या बल्कि और पर्टिकुलर बोलूं तो राइट शोल्डर। ठीक है। नेक, थ्रोट, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे कॉलर बोन्स, यानी कि ये स्कैपुला भी रिप्रेजेंट करेगा प्लस कॉलर बोन्स। ठीक है। मीडियस्टीनम, लंग्स, आर्म्स, हैंड, ट्रैकिया, ये सब हमारा थर्ड हाउस या जेमिनी रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम फोर्थ यानी कि कैंसर। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा हार्ट, ब्रेस्ट, रिब्स। अब आती है हमारी लियो। कौन है? फिफ्थ है हमारी लियो। लियो रिप्रेजेंट करती है हमारी अपर पार्ट ऑफ स्पाइन, यानी कि हम डॉर्सल स्पाइन जिसे कहते हैं, ये हमारा लियो रिप्रेजेंट करता है, या फिफ्थ हाउस। ठीक है। और ये हमारा अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, जिसमें मेनली हमारा स्टमक। अब आप खुद याद करिए, अगर आपको पहले के लेक्चर्स का थोड़ा ध्यान हो, ये सब चीजें जब मैंने हाउसेस बताए थे उसी सीक्वेंस में चल रहा है आपका। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा लिवर। फिफ्थ फिफ्थ हाउस बोलू या फिफ्थ राशि बोलू एक ही बात है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ड्यूडेनम। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फिफ्थ स्प्लीन। ठीक है। फिर हम आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ है हमारी वर्गो। वर्गो रिप्रेजेंट करता है हमारी अम्बलाइकस, इंटेस्टीन, और इंटेस्टीन में भी मेनली स्मॉल इंटेस्टीन। ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा लंबर रीजन, लंबर स्पाइन। ठीक है। फिर आती है हमारी सेवेंथ यानी कि लिब्रा। लिब्रा रिप्रेजेंट करता है हमारा पेल्विस पार्ट। ठीक है।
पेल्विस पार्ट रिप्रेजेंट करता है, यूट्रस रिप्रेजेंट करता है, किडनी रिप्रेजेंट करता है, ब्लैडर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पेल्विक बोन्स, ये सब सेवेंथ करेगा। एर्थ, एर्थ हमारी करेगा जो चीजें ऑकुल्ट है, जैसे जेनिटेलिया, एनस, ठीक है, टेल बोन, ये सब एर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा थाइस। अच्छा, यहाँ पे मैं नाइन्थ हाउस बोलूं या नाइन्थ राशि, एक ही बात है, ठीक है ना, सेजिटेरियस, ये रिप्रेजेंट करेगा थाइस, हिप बोन। टेंथ है हमारी कैप्रिकॉन, ये रिप्रेजेंट करेगा नी, पेटेला, नी जॉइंट, मतलब नी का कंप्लीट, चाहे इसमें आपका पॉप्लिटियल फोसा हो, वो सब यही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। 11th है आपकी एक्वेरियस। एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है लेग का पार्ट। अब लेग्स के पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, काफ मसल आ जाएगी, ठीक, आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट आ जाएगा, यानी कि टीबिया आ जाएगी, ठीक है, ये सब आपका 11th है। 12th है पाइसेस, ये रिप्रेजेंट करता है फुट, टोज, एंकल, ये सब हमारा 12th हाउस कवर करता है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है थोड़ा। यहाँ तक ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट था। अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछिए, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, आज मैं आपको सिर्फ 3 डिजीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है हिस्टेरिकल, कि ये ध्यान रखिएगा, ये मैं नेचुरल हिस्टेरिकल की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारी मेडिसिन में नेचुरल हिस्टेरिकल है एसोफेटिडा, मॉस्कस, ये सब नेचुरल हिस्टेरिकल है। इग्नेशिया हमारी नेचुरल हिस्टेरिकल नहीं है, उसे बनाया जाता है हिस्टेरिकल, ठीक है। तो ये जो चार्ट है वो नेचुरल हिस्टेरिकल वालों के हैं। जब भी आपका मून का एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन ऑफ मून विद राहु और केतु, ठीक है, प्लस 4th हाउस या फिर 4th या फिर 4th हाउस लॉर्ड एफ्लिक्ट होगा, तब ये हिस्टेरिकल बना देगा। देखिए, इसे इस तरीके से समझिए। पहले पहले हम ये समझते हैं हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है। हिस्टेरिकल हम उस चीज को कहते हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, उस चीज को हम हिस्टेरिकल कहते हैं। अब अगर हिस्टेरिकल को हम एलोपैथी की लैंग्वेज में बोले तो एलोपैथी में इसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स बोले जाते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एक मिनट, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में होता क्या है, ऐसे पेशेंट बहुत देखे होंगे आपने जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती है, उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया, कई जांचें करा ली, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी डिजीज है। ये होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है।
तो जो हिस्टेरिकल मिलेंगे आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेचुरल हिस्टेरिकल लिख भी देता हूँ। देखिए फंक्शनल हिस्टेरिक और नेचुरल में फर्क जानिएगा। जैसे आपकी टेरेंटुला है, वो नेचुरल हिस्टेरिक नहीं है, टेरेंटुला फंक्शनल हिस्टेरिकल है। ठीक है, तो जो, ठीक है, अब टेरेंटुला हमारी फंक्शनल हिस्टेरिकल है, हम फंक्शनल कह रहा हूँ, मतलब एक्वायर्ड हिस्टेरिकल है, बनाई हुई भी है। तो जो नेचुरल हिस्टेरिकल होंगे उनका चंद्रमा का राहु और केतु के साथ एसोसिएशन हो। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी हॉरोस्कोप में राहु और मून या फिर केतु और मून एक साथ बैठे हो, या चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एस्पेक्ट हो। जैसे कोई हॉरोस्कोप और दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, जैसे देखिए एक ये चार्ट है, मैंने क्या बोला कि चंद्रमा का एसोसिएशन हो राहु केतु से। अब एसोसिएशन दो तरीके से बन सकता है, या तो मून के साथ राहु केतु में से कोई बैठा होता, लेकिन अगर आप इस हॉरोस्कोप को देखोगे यहाँ पे तो कोई बैठा नहीं है, लेकिन यहाँ पे केतु की आप एस्पेक्ट देखोगे तो वो मून के ऊपर है। केतु की कौन कौन सी एस्पेक्ट होती है, कोई बताएगा मुझे? मैंने बताया था आप लोगों को, केतु की और राहु की एस्पेक्ट्स होती है 5 और 9। तो अगर हम यहां से देखें, केतु की 9th एस्पेक्ट मून के ऊपर है। ठीक है, ये हुआ इस लाइन का मतलब, एसोसिएशन ऑफ मून विद राहु और केतु। ठीक, ये चीज हो, प्लस जो फोर्थ हाउस हो या फिर फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो, वहां पे कोई एफ्लिक्शन हो। एफ्लिक्शन का मतलब जो मेलिफिक प्लेनेट होते हैं, या तो वो बैठे हो या उनकी दृष्टि यानी कि एस्पेक्ट हो। क्या मुझे कोई बताएगा मेलिफिक प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? मार्स, राकेश। नहीं नहीं, मार्स राकेश वो तो सर्जरी के लिए है। सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। सन को आप बीच में रखिए। देखिए एक्चुअली सन जो है ना, उसे क्रूर ग्रह कहते हैं हम, क्रूअल प्लेनेट। तो उसे हम बेनिफिक भी नहीं कहेंगे, मेलिफिक भी नहीं। सन का सीधा कॉन्सेप्ट है, वो जहाँ जा, मतलब जहाँ पे भी होता है या जिस पे दृष्टि डालता है, उसे रोशनी भी देता है लेकिन जलाता भी है। तो सन को आप बीच में रखिए मेलिफिक और बेनिफिक के लिए। मेलिफिक चार ही प्लेनेट याद रखिए आप, राहु केतु मार्स सैटर्न। ठीक है, तो ये होता है फ्लिक्शन का मतलब, कि फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस लॉर्ड इन दोनों में से किसी एक पे एफ्लिक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं इसी हॉरोस्कोप की अगर बात करूं, क्या मुझे कोई बताएगा फोर्थ हाउस की राशि कौन सी है? फोर्थ हाउस राशि, फोर्थ हाउस, सीरीज। फोर्थ हाउस की राशि, फोर्थ हाउस मेरा ये है, इसमें है 9 नंबर, सेजिटेरियस। देखिए, मैं तभी बार बार कहता हूँ, आप अपना पहले बेसिक बहुत स्ट्रांग करिए। इसलिए मैं बेसिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, ना एस्ट्रोलॉजी आ सकती ना होम्योपैथी। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस की राशि है
सेजिटेरियस, यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड है मेरा जुपिटर। ठीक, जुपिटर है मेरा यहाँ पे एट्थ हाउस में। ठीक है, अब मैं बोलूं फोर्थ हाउस लॉर्ड पे क्या कोई एफ्लिक्शन है, मतलब फोर्थ हाउस लॉर्ड यानी कि जुपिटर के ऊपर किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है? राहु की पड़ रही है। राहु तो बैठा है, दृष्टि नहीं पड़ रही है, वो तो साथ में बैठा है। दृष्टि यहाँ पे मैं बता देता हूँ किसकी पड़ रही केतु है। की। नहीं, मैंने बताया था आपको, राहु और केतु की पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। एस्पेक्ट्स का मैंने बताया था ना, ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट राहु एंड केतु हैव सेवेंथ एस्पेक्ट। राहु केतु को छोड़ के हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि होती है। ठीक है, राहु और केतु की पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। और हमारे जो मार्स, जुपिटर और सैटर्न है, इन्हें दो दृष्टि और मिली है। मार्स की होती है 4 और 8। ठीक है, जुपिटर की होती है 5 और 9, और शनि की होती है 3 और 10। ये एडिशनल दृष्टि कह रहा हूं, बाकी सातवीं दृष्टि तो होती है इन तीनों की भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो इसे मैं अगर सम अप करूं, मेरे फोर्थ हाउस लॉर्ड पे दो प्लैनेट्स का इफेक्ट है, राहु का और सैटर्न का, और ये दोनों मैलिफिक है। ये चीज क्लियर हुई, ये कॉन्सेप्ट कि फोर्थ हाउस लॉर्ड या फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन का मतलब क्या है। हाँ, ये हो गया। आप में से जितने सर भी एक लोग बार बताएं फिर से। प्रेजेंट है, एक बार फिर बताओ, ये चीज अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर ये एफ्लिक्शन, ये बेसिक बेसिक वर्ड्स अभी नहीं क्लियर हुए ना, आगे की एस्ट्रोलॉजी गायब हो जाएगी पूरी। देखिए, पहले, अच्छा ये तो क्लियर है ना फोर्थ हाउस लॉर्ड का मतलब क्या होता है। हेलो, यस सर। ओके, देखिए, एफ्लिक्शन का मतलब है उस पे किसी ग्रह का बुरा प्रभाव। ठीक, अब कोई भी ग्रह अपना प्रभाव कैसे डालेगी, दो ही तरीके हैं। पहला, या तो साथ में बैठे हो, ठीक, या दूसरा अपनी दृष्टि, दृष्टि मतलब एस्पेक्ट डाल रहे हो। सही बात। अब जैसे मेरा ये फोर्थ हाउस है, मैंने फोर्थ हाउस, पहले फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। मेरा फोर्थ हाउस है ये वाला, ठीक। इस फोर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा, ठीक है, एक चीज से बचा। अब मैं देखूंगा मेरे फोर्थ हाउस के ऊपर क्या कोई और प्लेनेट अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो मैंने देखना शुरू किया, मरकरी की होती है सेवेंथ, मरकरी की पांचवें घर पे, फिफ्थ हाउस पे पड़ रही है, तो यानी कि यहाँ पे फोर्थ हाउस पे नहीं है दृष्टि। सन, सन की सेवेंथ होती है, वो भी फिफ्थ हाउस पे पड़ रही है, तो यहां से भी बच गया। मार्स और वीनस, इन दोनों की सेवेंथ होती है, सिक्स पे पड़ रही है, यहां से बच गया। लेकिन मार्स की मैंने दो दृष्टि और बताई थी, फोर्थ और एट, तो यानी कि अगर काउंट करें फोर्थ, 1 2 3 4, थर्ड हाउस पे पड़ेगी और सेवेंथ हाउस पे, तो मेरा फोर्थ हाउस फिर बच गया। ठीक है, अब केतु की 5 और 9, यहां से भी मेरा फोर्थ हाउस बच गया। सैटर्न, सैटर्न की बताई थी मैंने 3 7 10, तो मेरा यहां से फोर्थ हाउस फिर बच गया। ठीक, राहु की थी 5 और 9, लेकिन अब आप यहां देखें, राहु की नौवीं दृष्टि फोर्थ हाउस पे है, और जुपिटर की भी नौवीं दृष्टि है। तो यानी कि एक मेलिफिक की असर आ गया है फोर्थ हाउस पे। ये चीज क्लियर हुई। अभी मैं फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ, फोर्थ हाउस लॉर्ड पे नहीं पहुंचा। ये क्लियर हुआ या इसमें भी डाउट अभी? क्लियर है।
राहु की 9th है ना दृष्टि? नाइन्थ, ये देखिए ना, राहु 8th हाँ हाउस में जी। है। अब यहाँ हम्म। से आप नाइन्थ कैलकुलेट करेंगे हाँ। तो 4th हाउस में बैठेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, मैं थोड़ा यस। एनलार्ज कर देता हूँ इसे। यस यस। अब अब देखिए, यस। ठीक है। तो ये है मेरा हम्म। 4th हाउस रिफ्लेक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ 4th हाउस लॉर्ड। मेरा इसमें 4th हाउस लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। तो अभी हमने देखा था, जुपिटर के साथ राहु बैठा है, एक एफ्लिक्शन। दूसरा, शनि की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर, तीसरी दृष्टि। ठीक है, तो दो एफ्लिक्शन हो गए 4th हाउस लॉर्ड के ऊपर। एक एफ्लिक्शन है 4th हाउस पे और दो एफ्लिक्शन है 4th हाउस लॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हमें दोनों एफ्लिक्शन मिल गए। ठीक है, और मून का राहु और केतु के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये ऐसे पेशेंट को नेचुरल हिस्टेरिक बना देगा। ये एस्पेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं ना? मैंने एक चीज बताई थी, जब भी हमें नंबरिंग करनी है, चाहे वो हाउसेस की हो, राशि की हो, या एस्पेक्ट्स की हो, है ना, वो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन जब हमें मूवमेंट कराना हो, चाहे राशि का मूवमेंट हो या प्लेनेट का मूवमेंट हो, वो क्लॉकवाइज हो। दैट इज क्लॉकवाइज। अब जैसे मुझे राहु का 9th एस्पेक्ट काउंट करना है, तो मैं ऐसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th एस्पेक्ट राहु का 4th हाउस पे आएगा। चलिए पहले के एस्पेक्ट पे ही थोड़ा एक दो एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, एक मिनट। कोई मुझे मार्स का एस्पेक्ट बताएगा, मार्स की दृष्टि किन किन घरों पे पड़ेगी? चलिए मैं बता देता हूँ, मार्स का दृष्टि होती है 4 7 और 8। आप काउंट करके आप बताइए किन किन हाउसेस पे पड़ेगी दृष्टि। 9th हाउस। ठीक है, 9th हाउस पे चौथी दृष्टि हो गई, सातवीं दृष्टि। 8th हाउस। नहीं, 9th पे 4th दृष्टि है, 12th। 12th पे 7th 12th हाउस। दृष्टि है, और 8वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अच्छा, कोई मुझे इसमें जुपिटर की बताए, जुपिटर की किन किन घरों पे पड़ेगी? जुपिटर की होती है आपकी 5th 7th और 9th, 5 7 9 होती है। किन किन हाउसेस पे होगी ये बताइए। 5th हाउस। 5th हाउस में, 5 7 9। हाँ, फर्स्ट हाउस में या 5 7 9 होगा। ठीक है, एक एक चार्ट और करते हैं। मुझे सैटर्न की बताइए कोई दृष्टि, शनि की कहाँ कहाँ होगी? शनि की होती है 3 7 10। सैटर्न 8 1 and 3। 8 1 कैसे 1 and होगी? 3। 1 क्यों? 12 3। 8 12 3। 8 12 3, करेक्ट। यस, 8 12 3। यस। देखिए, मैंने आप लोगों, आज आपका चौथा लेक्चर है ये, ठीक है, और हर लेक्चर की वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। तो पुराने लेक्चर्स को, आज के लेक्चर को अच्छे से सुनिए, तभी आपके बहुत स्ट्रांग होंगे बेसिक्स। चलिए, ठीक है, ये हो गया हिस्टोरिकल का। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज पे।
जिसके पेशेंट बहुत कॉमनली मिलते हैं हमें, माइग्रेन। माइग्रेन के लिए क्रॉनिक माइग्रेन, ये भी ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक माइग्रेन होना चाहिए। कई बार होता है कि एक सडन आउटबर्स्ट होता है एक्यूटली, ऐसा नहीं, क्रॉनिक माइग्रेन जो चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है। जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा एक्यूट एक्सरबेशंस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, है ना, उस तरह का नहीं, जो अपना क्रॉनिक है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है व्हेन मार्स, राहु, सैटर्न, इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट, चाहे मार्स हो, राहु हो या सैटर्न हो, कोई भी प्लेनेट लग्न में हो, ठीक, एंड एफ्लिक्टेड हो। ठीक है, मार्स, राहु, सैटर्न लग्न में हो, एफ्लिक्टेड हो। अब पहले मैं इसे आपको थोड़ा जीएनएम से समझाता हूँ। माइग्रेन के लिए अकॉर्डिंग टू जीएनएम दो कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार हेल्प करते हैं हमारा केस टेकिंग में, क्योंकि पेशेंट्स आप पूछते रह जाएंगे, वो बताता नहीं है। माइग्रेन के लिए दो रीजन होते हैं, पहला सप्रेस्ड एंगर और दूसरा सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। ये दो रीजन होते हैं माइग्रेन के लिए मेनली। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्स हमारा एंग्री प्लेनेट है, ठीक है, राहु हमारी डिल्यूजनल स्टेट है, ये हर चीज परवर्जन अगर बोले, हालांकि वीनस कराता है, लेकिन राहु डिल्यूजनल स्टेट ला देता है। ठीक है, और सैटर्न, सैटर्न को हमने बोला ही है यूनक, यूनक कहा जाता है ना सैटर्न को, कि सेक्सुअल डिजायर बहुत दबा देता है, तो सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, जहाँ पे आपको ये मिलेगा वहां पे आपको सैटर्न मिलेगा, सैटर्न और राहु में से। और जहाँ आपका एंगर मिलेगा वहां पे आपको मार्स राहु मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप तीनों प्लेनेट याद रखिए, मार्स, राहु, सैटर्न अगर लग्न में हो, और ये कंडीशन है एंड, ये चॉइस नहीं है, एंड एफ्लिक्टेड। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को माइग्रेन की समस्या होगी। या और, ये और है, कंपलसरी नहीं है, या तो ये होगी ऊपर वाली या नीचे वाला। मार्स, मार्स और मून कंजंक्ट होंगे, मार्स और मून कंजंक्ट होंगे, और अगर लग्न में बैठे हो तो ये कंफर्मेटरी होती है। लेकिन कई बार होता है लग्न में ना हो कि कहीं और हो, तो भी माइग्रेन का इशू होगा, बट उतना सीवियर नहीं होगा। लेकिन अगर मार्स मून कंजंक्ट होकर लग्न में बैठे हैं तो बहुत सीवियर इशू होता है। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है ना? ये तो मार्स, राहु, सैटर्न, इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट लग्न में बैठा हो और उस पर एफ्लिक्शन हो, या फिर मार्स और मून कंजंक्ट हो और लग्न में हो। ठीक, हमारी नेक्स्ट डिजीज है, डिजीज क्या, ये एक स्टेट बोलूंगा मैं, मेंटल की, मेंटली वीक। कोई भी इंसान आपको मेंटली वीक कब मिलेगा? जब मून एंड सैटर्न, आप ये देखिए, चीजों को लिंक करना शुरू करिए। मून है मेरा माइंड, और शनि लाएगा उसमें स्लोनेस, उसमें कोल्डनेस। ठीक है, वो बैठे मेरे लग्न पे, लग्न है मेरा हेड। ठीक है, तो यानी कि मेरा दिमाग, मेरे इमोशन ठंडे हुए, स्लो हुए। ठीक है, तो अपने आप को स्लोनेस ला देगा, प्लस प्लस
एक एफ्लिक्शन भी चाहिए मुझे, तो एफ्लिक्शन के लिए मार्स इन 7th हाउस। ठीक है, एफ्लिक्शन के लिए मार्स है, तो ऐसे लोग मेंटली वीक होंगे, बहुत स्ट्रांग इनका मेंटल नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये होता है। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है, मून एंड मार्स इन लग्न। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्लेनेट के बैठने से नहीं, उनके डिग्रीज भी मैटर करते हैं। सपोज मानिए किसी हॉरोस्कोप में मून है 2 डिग्री पे और सैटर्न है 28 डिग्री पे, तो बहुत डिस्टेंस हो गया है ना, तो इफेक्ट आएगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं आएगा। और एक तरफ एक हॉरोस्कोप है जहां पे मून है 15 डिग्री पे और सैटर्न है 17 डिग्री पे, तो उसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो डिग्रीज भी बहुत मैटर करती है। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन है, मून और मार्स लग्न में हो प्लस मरकरी 7th हाउस में हो, तब ये मेंटली वीक कर देता है। मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा अभी आपको, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाला है। अच्छा, ये है आपका प्लेसमेंट ऑफ मून इन डिफरेंट हाउसेस। देखिए, सबके हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहीं ना कहीं प्लेस है, क्योंकि उससे ही तो हमारी राशि डिसाइड होती है। आपका हर प्लेनेट का प्लेसमेंट कुछ ना कुछ बताता है आपके बारे में। तो अभी मैं सिर्फ मून के बारे में बात कर रहा हूँ, 9 प्लेनेट है, एक एक करके बात करते जाएंगे आगे। अभी सिर्फ मून की बात करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ मून इन डिफरेंट हाउसेस। अगर मेरा मून फर्स्ट हाउस में है, अब इस चीज को देखिए, समझिएगा, रटना नहीं है हमें कुछ भी। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का, मतलब मैं इंसान कैसा हूं, मेरी हेल्थ कैसी है, इन जनरल मैं कैसा हूं, सेल्फ को लेके। ठीक है, ये सेल्फ को लेके होता है फर्स्ट हाउस। तो जिन लोगों का मून, मून मतलब इमोशन, मून मतलब माइंड, यानी जिन लोगों का दिमाग, जिन लोगों के इमोशंस खुद को लेके है, ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के होते हैं। या मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड के अलावा ये कह सकता हूँ, ऐसे लोग सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फीमेल हॉरोस्कोप में ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ठीक है, अगर ये फीमेल हॉरोस्कोप में होता है, तो ये भी कहा जाता है इन जनरल वो फीमेल ब्यूटीफुल होती है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं। जो हमारा फाइनल जजमेंट आता है ना, वो 9 के 9 प्लैनेट्स को देखने के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में मून के अलावा कोई और भी प्लेनेट बैठा हो तो उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। अभी सिर्फ हम मून की बात कर रहे हैं, अगर मून बैठा है अकेला और उस पर कोई किसी प्लेनेट का इफेक्ट नहीं है, ये तब की बात है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट हाउस पे और मून पे किसी तरह का कोई एफ्लिक्शन नहीं है और मून के साथ कोई नहीं बैठा, तब ऐसा होगा। बेसिकली ये नर्चरिंग बना देगा। लेकिन मेल के चार्ट में ये गड़बड़ हो जाता है। अगर मेल के चार्ट में ये मेल को नर्चरिंग बना देगा, तो उसे वो कर देगा सीधा इफेमिनेट। मेरा एक केस था, वो मैंने हॉरोस्कोप देख के ही ये रूब्रिक उठाया था, इफेमिनेट। इसमें 15 दवाएं हैं। मैंने उसे स्टेफिस एग्रिया दी थी। सिर्फ मैंने 2 चीजें देखी थी। पहला, उस बंदे के हॉरोस्कोप में, हाँ, फर्स्ट हाउस में मून था, प्लस फर्स्ट हाउस में कोई और प्लेनेट नहीं बैठा था, और ना ही
फर्स्ट हाउस पे और फर्स्ट हाउस लॉर्ड पे कोई भी एफ्लिक्शन नहीं था, एक चीज। दूसरा, जो मेरा फर्स्ट हाउस का साइन था वो था टॉरस। मैंने आप लोगों को मेल साइन और फीमेल साइन पढ़ाए थे कि जितने भी ऑड साइन होते हैं वो मेल साइन होते हैं, और जितने भी इवन साइन होते हैं वो फीमेल साइन होते हैं। तो वहां से मैंने रूब्रिक इफेमिनेट उठाया था। ठीक है, ये सब चीजें आपकी हेल्प करेगी बाद में, लेकिन ठीक है। अच्छा, अगर मून मेरा सेकंड हाउस में आ गया तो ये आपको पैलेडियम बना देगा। क्यों? सेकंड हाउस है मेरा फेस, तो मैं अपने, मेरे इमोशंस, मेरा दिमाग मेरे किस पे लगा रहेगा? अपने फेस को लेके, कि बस कि अपने फेस को मैं सुंदर रखूं, बस फेस मेरा सुंदर रहे, लोग मेरे फेस की तारीफ करें। यही पैलेडियम है हमारी। पैलेडियम का एक केस था, किसी डॉक्टर का था, मुझे नाम ध्यान नहीं है। केस ये था, उस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, तो हाँ, उसका विजन जा रहा था। एलोपैथ ने बोल दिया था कि ये विजन चला जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक रेटिना डैमेज हुआ था क्या। तो जब वो आया डॉक्टर के पास तो उसने बोला, क्या मेरे चेहरे पे कट लगा है, ये आप ठीक कर देंगे? तो इतना कंसर्न होता है उसे, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं अंधा हो जाऊंगा, उसे उसका ये है कि मेरा फेस रहे, क्योंकि फेस ही सब कुछ है उसके लिए। ठीक है ना। खैर, ये मटेरिया की बात बाद में। तो सेकंड हाउस में अगर मून होगा, वो उसे अपने फेस को लेके, उसका देखिए मून है हमारा माइंड और इमोशन, तो उसका माइंड और इमोशन दोनों उसके चेहरे पे चला गया। ठीक है। सेकंड हाउस है हमारा बैंक बैलेंस, इसी पे दिमाग रहेगा उसका। ठीक है। लेकिन सेकंड हाउस हमारा स्पीच भी है, और मून हमारा एक शीतल प्लेनेट है, शीतलता देता है, सॉफ्टनेस देता है। तो ऐसे लोगों की वॉइस में, स्पीच में सॉफ्टनेस आ जाएगी। और अगर मैं फूड की बात करूं, ऐसे लोगों को कोल्ड लिक्विड बहुत पसंद होंगे। ठीक है। अगर मेरा मून थर्ड हाउस में चला गया तो क्या होगा? थर्ड हाउस है मेरा हाउस ऑफ करेज। ऐसे लोग, क्योंकि मून मेरा सॉफ्टनेस है, वो सॉफ्ट बनाएगा। देखिए मैंने आपको जो प्लैनेट्स के वो बताए थे कि कौन सा प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे सन रिप्रेजेंट करता है किंग या फादर, मून रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन या फिर मदर। और जो माँ होती है वो तो सॉफ्ट होती है, वो नर्चर करती है। सही बात। तो जब मेरा मून थर्ड हाउस में आ जाएगा तो जो करेज है, क्योंकि जो करेज है वो देता है हमें मार्स, मंगल, क्योंकि मंगल एग्रेशन देगा, स्ट्रेंथ देगा, तभी करेज आएगी। मून इन थर्ड हाउस, लैक ऑफ करेज। कभी आप किसी को मर्क्सॉल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कॉस्टिकम देख लीजिए, थर्ड हाउस में मून तो नहीं है, अगर हो तो सोचिएगा। प्लस ये हमें राइटिंग स्किल्स प्रोवाइड करेगा। जिन लोगों के थर्ड हाउस में मून होता है उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है। ठीक है। प्लस वेल कनेक्टेड, अब मून है ना, मून है माँ यानी इमोशन, तो दे आर वेल कनेक्टेड विद देयर सिबलिंग्स। और अगर पर्टिकुलर बोलूं तो लोअर सिबलिंग, जो उसके छोटे भाई बहन होंगे, उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। अगर मेरा मून फोर्थ हाउस में है, ठीक है, ये नेट्रम म्यूर का है, ये इमोशनली कनेक्टेड विद मदर। ठीक है। मदर के साथ बहुत कनेक्शन होगा, अपने होमलैंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। अगर फिफ्थ हाउस में है मून, मून मेरा फिफ्थ हाउस में है,
अब ये देखिए, फिफ्थ हाउस मेरा है माइंड का हाउस। अगर हमें किसी इंसान का माइंड देखना होता है, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो मेरा चंद्रमा वहां पहुंच गया, तो वो उस इंसान को क्रिएटिव बना देगा, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव। ठीक है। प्लस उस इंसान का जो इमोशंस होंगे, जो फोकस होगा। फिफ्थ हाउस हमारे चिल्ड्रन भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे लव रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, हर तरह का लव फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो उस इंसान का दिमाग, फीलिंग्स लव पे बहुत ज्यादा अटकी रहेगी, या अपने चिल्ड्रन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होगा। हमारी रिपर्टरी में रूब्रिक भी है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। ऐसे लोगों का मून फिफ्थ हाउस में देखेगा, फिफ्थ हाउस में है या फिफ्थ हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है। ये सब हमारे रूब्रिक्स है, अगर इन्हें आप आराम से बैठ के सोचे, ये सारे रूब्रिक्स है। मून इन सिक्स हाउस। अब जिस इंसान का सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी जॉब, सर्विस, सर्वेंट। ठीक है। तो जिन लोगों का सिक्स हाउस में मून होगा, दे आर इमोशनली कनेक्टेड टूवर्ड्स देयर जॉब, या टूवर्ड्स देयर सर्वेंट। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी एक ही जॉब में निकाल देते हैं, कभी दूसरी जॉब चेंज करने को सोचते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो डरपोक है, कायर है, ऐसा नहीं है। वो इतना इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है। वो इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है। प्लस ये हमारा इन जनरल हाउस ऑफ डिजीज है। तो ऐसे लोगों का दिमाग बीमारी को लेके लगा रहता है। तो जब ऐसी बीमारी को लेके लगा रहेगा, तो इनमें फियर ऑफ डिजीज आएगा कहीं ना कहीं से, और जब आएगा तो वो इन्हें अपने आप हेल्थ कॉन्शियस बना देगा। छोटी छोटी चीजें कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो उन्हें हेल्थ कॉन्शियस अपना आप बना देगा वो। ठीक है। अब मून मेरा सेवेंथ हाउस में है, तो यहाँ सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरा पार्टनर। अब पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो। तो उसका फोकस पूरा पार्टनर पे होगा। अगर मैं बिजनेस पार्टनर की बात करूं, कि उसका दिमाग अपने बिजनेस पार्टनर पे है, या जिस चीज को भी वो एज अ पार्टनर ले रहा है, तो ये हमारे रूब्रिक भी है, बिजनेस टॉक्स ऑफ, कि अपने बिजनेस की बातें करता रहे, अपने पार्टनर को लेकर ऑब्सेस्ड रहे, इस तरह का इंसान। एट्थ हाउस है, अगर मून हमारा, ये है हाउ ऑकल्टनेस, छुपी हुई चीजें। जो ऐसे लोग होते हैं, उनकी, आप, एक रूब्रिक होता है सिक्रेटिव, पूजा में बहुत यूज किया जाता है ये। ऐसे लोगों का मून एट्थ हाउस में होता है, जिनके बारे में आप जान ही नहीं सकते, इतने सिक्रेटिव होते हैं। ठीक है। कहते हैं ना, ये छुपा रुस्तम है, इसका भैया पता ही नहीं चलता, दिमाग कब चल जाए। ऐसे लोगों का माइंड भी अनस्टेबल होता है, लेकिन अनस्टेबल इन द सेंस ये नहीं कि वो सबके सामने शो कर दे, नहीं, बहुत सिक्रेटिव होते हैं। अनस्टेबिलिटी भी उनकी बहुत सिक्रेटिव होती है। ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। ठीक है। और सब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होते हैं। क्योंकि देखिए, जो इंट्यूशंस है ये सब ऑकल्ट चीजें हैं, आप किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे पूर्वाभास हो रहे हैं, मुझे इंट्यूशन हो रहे हैं, है ना। इवन आप केस टेकिंग लेते हैं, जब आप किसी से पूछते हैं आपको क्लैरवॉयंस होता है नहीं होता, पेशेंट जब बताता है, वो कितनी बार खुद बोलता है कि मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं था कि ये सब भी होता है, ये सब भी ठीक हो सकता है या नहीं। ठीक है। नाइन्थ हाउस में अगर मून हुआ, नाइन्थ हाउस है हमारे धर्म का घर, तो वो आपको धार्मिक बनाएगा।
स्पिरिचुअल भी बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्पिरिचुअल दो घर बनाते हैं हमें, 9th हाउस भी और 12th हाउस भी, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो आप स्पिरिचुअल बनोगे वो एज गुरु बनोगे, कि मतलब मुझे दुनिया का कल्याण करना है, मुझे दुनिया को टीचिंग देनी है, मुझे दुनिया को ज्ञान देना है, ठीक है, या इस तरह से स्पिरिचुअल बनोगे। प्लस यहाँ पे फादर से इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि 9th हाउस हमारा फादर भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपका फॉरेन ट्रैवल, 9th और 12th ये दोनों फॉरेन ट्रैवल भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मून आया मेरा 10th हाउस में। अगर मून मेरा 10th हाउस में है, 10th हाउस को बोला जाता है कर्म का घर, तो ऐसा इंसान कार्मिक बहुत होगा, कर्मों पे विश्वास करने वाला, ठीक है, लेकिन दिमाग उसका नेम फेम इसी में रहेगा, ठीक है। अब अपनी रेपुटेशन को लेके, अपनी इमेज को लेके, ठीक है, इस चीज को लेके कि अपना स्टेटस क्या है, जैसे वेरेट्रम है, ठीक है। मून अगर मेरा 11th हाउस में पहुंच जाए, 11th हाउस हमारे 12 घरों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? वो इसलिए 11th हाउस को बोला जाता है हाउस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये वो घर है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। देखिए, दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है बल्कि। पहला, इच्छा हो, कि नहीं, कि एक इच्छा होनी चाहिए, उसका मतलब स्टार्ट होना चाहिए कि इच्छा है, ठीक है। फिर उस इच्छा के लिए कार्य, आपने कोई काम किया, वर्क किया, और फिर वो इच्छा पूरी भी हो। कई बार होता है इच्छा है, वर्क किया, लेकिन फेलियर हो जाता है एंड में। तो 11th हाउस है हमारा हाउस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, प्लस इसे बोला जाता है हाउस फॉर एक्सपेंशन। जिन लोगों का मून 11th हाउस में होता है, उन लोगों की फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स इजीली बना लेते हैं वो लोग। 11th हाउस हमारा फ्रेंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं इन जनरल बोलूं इसके लिए, तो आप ये कह सकते हैं अगर मून 11th हाउस में है तो ये देगा आपको एक्सपेंशन ऑफ योर डिजायर्स, ठीक है। फिर मेरा आता है मून इन 12th हाउस। अब 12वें घर में मून होगा, ठीक है। 12th हाउस हमें इन जनरल देता है लॉस। अब वो लॉस किसी भी चीज का हो, जैसे 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष, तो यानी कि यहाँ है लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आएगा हमारा लॉस ऑफ माइंड, इंसैनिटी, ठीक है। प्लस मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी आप स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी किसी को ज्ञान नहीं देना आपको, यहाँ पे मोक्ष चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए कंप्लीट, कि अब ये जिंदगी छोड़ो और मोक्ष चाहिए बस, ठीक है। तो ये आप अपने हॉरोस्कोप में देखिएगा, या किसी के भी हॉरोस्कोप में देखिएगा, ये मिलेगा जरूर आपको, बट और प्लैनेट्स का इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर इफेक्ट होगा भी, तो भी कुछ ये दिखने को मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर किसी का कोई भी डाउट हो आज के सेशन से रिलेटेड, या पहले जो मैंने 3 सेशन पढ़ाए उनसे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन? सो ये 12th हाउस में कुछ आपने पहले शायद जेल इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी बताया था, हाँ या बेड हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ। तो देखिए, अगर आप चले हॉस्पिटलाइजेशन को, तो मैंने बताया कि अगर इंसान का मून 12th में पहुंच जाए, है ना,
जेल इम्प्रिजनमेंट आप सिर्फ यस उस सर। तरीके से मत लीजिए कि जेल हो गई। मैंने 12th हाउस में के लिए एक वर्ड अभी यूज किया था, इंसैनिटी, है ना। जब इंसान इंसैनिटी में पहुंचता है तो वो अपने ही थॉट प्रोसेस में बन जाता है। जैसे ओसीडीज के केसेस होते हैं, अगर आप ओसीडीज के पेशेंट देखेंगे वो अपने ही थॉट प्रोसेस में एक कैदी की तरह हो जाते हैं, है ना। तो ये इम्प्रिजनमेंट इन लाइफ है, ये वाला इम्प्रिजनमेंट मत सोचिए कि जेल ही हो गई है। ये जेल ओके। इम्प्रिजनमेंट उस तरह से ओके। है। माइंड, ये बेसिकली आप कहेंगे, मुंह देखिए, मून हमारा माइंड और इमोशन है, तो मेरे दिमाग का, मेरे इमोशन का इम्प्रिजनमेंट है ना। यहाँ मैं फिजिकल बॉडी की राइट बात सर। नहीं कर रहा, यहाँ मेरा दिमाग है, मेरे इमोशन है, उन्हें जेल हो गई, वो जेल में पहुंच गए, है ना। ओके। यहाँ पे अभी सिर्फ मून की So बात की any जा रही sort of psychiatric illness can be represented by this. है। हाँ, ऐसे केसेस में देखिए इंसैनिटी, Schizophrenia और or हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया आप कह सकते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में भी क्या होता है, पेशेंट अपने आप को लॉक करके रखता है कि बाहर से कोई देखे ना। जैसे मेरा एक केस था स्किज़ोफ्रेनिया का, उसमें पेशेंट क्या करता था, अपने आप को उसने कमरे में बंद किया हुआ था, खिड़की विड़की सब बंद, उसमें पर्दे डाले हुए थे, इवन उसके घर वाले खाना उसके गेट के बाहर रख के जाते थे, है ना, गेट के बाहर रख के जाते थे। तो उसने एक तरीके से अपने आप को एक जेल में ही तो बंद कर रखा yes sir. है ना। Right. तो जहां तक Right. मुझे ध्यान है उसका 12th हाउस में मून था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, देखना पड़ेगा एक बार मुझे। तो ये कह सकते हो आप, ये मन की जेल है या इमोशन की जेल है जो बना रखी है। तो सर ये जो दोष होते हैं इनको किसी तरह हम कम या ठीक नहीं कर सकते? किया जा सकता है। देख चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे किसी के Yes sir. हॉरोस्कोप में, हम्म, हाँ, किसी के हॉरोस्कोप में मार्स का इफेक्ट है कि सपोज मंगल की महादशा चल रही है। अभी मैंने आप लोगों को महादशा, नक्षत्र, ये सब नहीं पढ़ाया ना। इसकी मैं 2 से 3 घंटे की क्लास लूंगा और बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे आपके नक्षत्र। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे किसी की मंगल की महादशा चल रही है, सही बात, तो किसी ने प्रिडिक्शन की कि आपके ऊपर मार्स का बुरा इंपैक्ट आएगा, ठीक है, और आपका ब्लड लॉस होगा, सही बात। अब ब्लड लॉस होगा तो ये कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, ठीक। इसे हम कहेंगे ये हमारी फेट है, ये हमारी किस्मत है, हॉरोस्कोप में लिखा है ना। लेकिन हम अपनी फ्री विल से अपनी फेट की बदल सकते हैं, या उसका वे, उसका रास्ता बदल सकते हैं। कैसे? सपोज मार्स से मेरा ब्लड लॉस होना है, ठीक है, और ब्लड लॉस कैसे होगा, ऑब्वियसली एक्सीडेंट होके, चोट पेट खा के ऐसे ही होता है ब्लड लॉस। तो मैंने अपना ब्लड लॉस ना करा, वैसे ना करा के मैंने जाके अपना ब्लड डोनेट करके आ गया, ब्लड लॉस मेरा अभी भी हुआ, लेकिन उस डैमेज से, उन चीजों से मैं बच गया। तो ये कार्मिक थ्योरी है फेट और फ्री विल की, कि हम अपनी फ्री विल से अपने फेट की इंटेंसिटी और फेट का पैटर्न बदल सकते हैं। अब इसे अगर बात करें होम्योपैथी पे, होम्योपैथी में भी कार्मिक रेमेडीज होती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत डीप केस टेकिंग चाहिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किसी का हॉरोस्कोप देखा, आपने देखा उसमें इसका मून पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है, आपने अपनी मेडिसिन दी, वो बात ठीक है। उसके साथ आप उसे कार्मिक रेमेडी किस तरीके से देंगे, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। आपको पता है चंद्रमा पीड़ित है, और मून यानी कि मंडे को गवर्न करता है, और मंडे को शिव जी भगवान की पूजा की जाती है, तो आप उसे सिंपल बोलेंगे शिव जी भगवान पे जल चढ़ाना शुरू कर दो, तो इससे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, ठीक है। बाकी मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट आता है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, उस प्लेनेट का जितना इफेक्ट है उतना कम होता जाता है। अब जैसे स्टोन्स होते हैं, जो लोग स्टोन पहनते हैं, सही तरीके से स्टोन पहनने की Yes. बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सारी उंगलियों में पहन लिए उल्टे सीधे, कुछ भी नहीं।
जो एग्जैक्ट स्टोन पहने जाते हैं वो इसीलिए ही पहनाए जाते हैं कि उस प्लैनेट का जो इतना इम्पैक्ट हो रहा है या किसी प्लैनेट का कम इम्पैक्ट हो रहा है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वो स्टोन पहनाए जाते हैं। देखिए स्टोन का भी कॉन्सेप्ट ये है, ओके जैसे सारे प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में हमारे, ठीक है, सबका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो वो स्टोन होते हैं वो एक पीस की तरह वर्क करते हैं, जो उसकी एनर्जी वहां, जैसे आप धूप में खड़े हैं, आप एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, वो उस एनर्जी को थोड़ा कन्वर्ज करेगा, उसी तरीके से स्टोन काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी इसीलिए है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, एस्ट्रोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है लाइट ऑफ द डिवाइन, ईश्वर की रोशनी, ठीक है। तो इससे निकाले जा सकते हैं रास्ते, चाहे वो मंत्र के थ्रू हो, आपके स्टोन के थ्रू हो, तरीके हैं। और हम लोग होम्योपैथ है तो हम लोगों के लिए तो और बेनिफिशियल है। अभी धीरे धीरे करके मेडिसिन वगैरह सब वो बहुत आगे का पार्ट है, वो सब आएगा। पहले तो आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, है ना, पहले बेसिक से स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद मेडिसिन पे बात आएगी। कि जैसे किसी का मार्स पीड़ित है तो मार्स के लिए कौन सी मेडिसिन है, बहुत सारी है, उनमें से फेरममेट एक है ना। ये हमारा रूल इन रूल आउट में भी कई बार हेल्प करता है, आपकी 5-6 मेडिसिन आ रही है, ठीक है, लेकिन वहां मैंने देखा इस इंसान का मार्स बहुत वीक है और वही बीमारी कर रहा है, तो मैंने देखा इन 5 मेडिसिन में मार्स के लिए कौन सी मेडिसिन है वो आप दे दो, और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके, ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू।